नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की महा कवरेज बजट ब्रह्मास्त्र और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हैं। अभी तक आपने बजट को एक्सपर्ट के नजरिए से समझा, हमने अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की आपकी भाषा में कि इस बजट के मायने क्या है, इसमें कितने अल्पकालिक, कितने मध्यकालिक और कितने दीर्घकालिक टारगेट रखे गए हैं। बीते 2 साल के अंदर जो बजट पेश किया गया उसका सक्सेस रेशियो कितना है और इस बार का जो बजट है उसमें कितना हम कर्जा लेंगे, कितना कर्जे में पैसा देंगे, कितने डेफिसिट का बजट पेश करें, ये सब कुछ हम आपको समझा चुके हैं। लेकिन एक अर्थशास्त्री की नजर से आप सोचिए, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य, बीजेपी प्रवक्ता, राजस्थान की जमीन को खुशबू की तरह महसूस करने वाले और एक उस इलाके से आते हैं जहां शौर्य की गाथाएं सुनाई जाती हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ सर मौजूद हैं। गौरव सर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत। और बिल्कुल गौरव सर, आप प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कमेटी के सदस्य हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बजट को हम एकदम डिटेल में आपसे समझेंगे कि जो बेसिक, जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, उसको इस बजट से क्या मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा सवाल कि क्या किसानों के लिए कोई मदद इसमें नजर आ रही है, व्यापारियों के लिए कोई भरोसा नजर आ रहा है, और क्या युवाओं के लिए इसमें कोई नौकरी का प्रावधान नजर आ रहा है? एक एक पे बात करते हैं। बजट होता क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो कोई भी व्यक्ति अपने प्लान को क्वांटिटेटिव टर्म्स दे दे तो वो बजट है। जैसे मेरे को 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई का बजट है, मुझे 10 घंटे तक नींद लेनी है तो वो मेरा नींद का बजट है। उसी तरह कोई भी आदमी अपने प्लान को क्वांटिटेटिव नंबर दे दे तो वो बजट है। अब राज्य का बजट क्या होता है कि राज्य के खर्चे और राज्य की प्राप्तियां और राज्य का अगले साल में जो FY27 जिसको हम कहते हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, 31 मार्च 2027 को खत्म होगा, उसमें क्या क्या प्रायोरिटी एरिया है जिस पे वो खर्चा करना चाहते हैं, ये बजट डॉक्यूमेंट है। आज का बजट अगर हम देखें तो ये 3 एस पर है। पहला एस है स्केल, और क्या स्केल का अर्थ है मैं बात करूँगा। दूसरा एस है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और तीसरा एस है जो सोशल सेक्टर है उस पर फोकस। पहले बजट में आने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान की GDP, जिसको हम GSDP कहते हैं, वो उसकी साइज लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपया हो चुकी है, 21.5 लाख करोड़, और 2023 से अब तक 41.5% की वृद्धि है। ये ऑन रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री ने इस बात को बजट डॉक्यूमेंट में भी बोला है, तो इसमें कोई संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप बताइए, मेरे को ऐसा राज्य नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं दिख रहा है जिसने पिछले 3 साल में, जिसकी GSDP 41.5%, 41.5% का मतलब मोटा मोटी मारवाड़ी की भाषा में कहे तो 1.5 गुना हो गया। 1 रुपया राजस्थान की इकोनॉमी की साइज थी 2023 में, आज 1.5 रुपया हो गई। बिल्कुल। तो ये एक अभूतपूर्व वृद्धि है। ये राजस्थान की स्टेबल स्केलिंग ग्रोथ की पॉलिसी को दिखाती है। बिल्कुल। दूसरा, बजट की जो हमारी साइज है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ की है FY27 की। राजस्थान राज्य के बजट की टोटल साइज 3.5 लाख करोड़ का खर्चा करेगी सरकार, और 3.25 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां हो गई, तो 25,000 करोड़ का एक रेवेन्यू डेफिसिट है। टोटल फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग 79,000 करोड़ का है। अब आप कहेंगे साहब टोटल डेट टू GSDP जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ ज़्यादा है, पर अच्छी बात क्या है कि राजस्थान का जो खर्चा है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर हम 100 रुपया खर्च करती है राजस्थान की सरकार, तो 71 रुपया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती। डेवलपमेंट मतलब शिक्षा पे, सड़क पे, हेल्थ पे, इरिगेशन पे। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है अदिति जी जो 71 रुपया कुल खर्चे का डेवलपमेंट पे खर्च करती है। राजस्थान हाईएस्ट है, तो फिस्कल डेफिसिट डेट थोड़ा ज्यादा है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं मतलब आप जानते हो मैं भागता नहीं हूं, कठिन सवालों में फेल होता हूं तो मैं बोल देता हूं, मुझे नहीं आता। सर थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं। आपने कहा 21 लाख करोड़ के आसपास की GSDP है, 3 साल के कंपैरेटिवली ये 41% के आसपास का 41.5% की ग्रोथ है।
लेकिन बीते 3 सालों के बजट के अंदर जो ग्रोथ आई है वो 6 से 7% आई है। देखिए, इसका मतलब ये 21% के आसपास की बजट ग्रोथ है, आप स्टेट की ग्रोथ को 41% कह रहे हैं। पहला तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जिसको आप क्लियर कीजिए। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि भाई जो डेप्ट है वो हमारा 89,000 करोड़ के आसपास का है, और आप ये कह रहे हैं डेवलपमेंट है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम 71% खर्च कर रहे हैं। मेरा कंसर्न ये है कि जो 1 रुपए कमा रहा है राजस्थान, उसका एक बड़ा हिस्सा तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, फिर पेंशन, और फिर जो कर्जा हमारे पास 7,22,000 करोड़ के आसपास का है, उसका जो हम दे रहे हैं वो है। और यही अगर मैं मिला लूं तो अगर मैं गलत नहीं तो शायद यही 21-22% के आसपास हमारा इसमें चला जाता है। चलिए, तो फिर ये 71% कैसे हुआ? 71% कैपेक्स नहीं है। आपने कैपेक्स बोला, कैपेक्स अलग है। ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो राज्य शिक्षा पे खर्च करता है, हेल्थ सर्विस पे खर्च करता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है, जो राज्य अपने मशीनरी को मोमेंटम देने पे खर्च करता है। तो देश में दूसरा कोई राज्य नहीं है जो 71% खर्च कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ अदिति जी और विजेंद्र जी, हम उधार ले रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट है, स्वीकार। अदिति जी से माना मैंने कि फिस्कल डेफिसिट दूसरे राज्यों से हमारा हाई है, मैं स्वीकार करता हूं, अभी भी हाई है। पर हम उधार लेके भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। हम उधार लेकर लोगों के जीवन को क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, हम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कर रहे हैं। यही राजस्थान का जो पहला एस है जिसको मैं कहता हूं स्केलिंग ग्रोथ। दूसरे एस पे फिर बात करें। हाँ, मैं समझना ये चाहती हूँ, कोई भी बजट अपन घर में भी देखते हैं, कितनी आमदनी कितना खर्चा। आमदनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले साल के खर्चे में आमदनी। अब मैं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो असेट हमको बनाने थे पिछले साल, वो 53,868 लाख करोड़ का था। हमने कितना खर्च किया? 19,242 अगर टिल दिसंबर, यानी 3 क्वार्टर में हमको जो करना था हमने नहीं किया। 35% खर्चा हुआ, जबकि हमारे पास था 53 लाख करोड़ का, लेकिन हमने 19 लाख करोड़ ही करा। अब ये इसलिए नहीं किया कि खर्चा ही नहीं होगा तो फिस्कल डेफिसिट ही नहीं बढ़ेगा। दूसरा मैं आती हूँ, जीएसटी से रेवेन्यू, सपोज हमारे पास, सपोज भी नहीं, एक्चुअल फिगर आना था 63,600, आया 32,800। यहां पर भी 51% ही जीएसटी रेवेन्यू आया। रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प से जो आना था उसका सिर्फ 62% आया। सेल्स टैक्स से कुछ इसी तरीके का 40% आया। मेरा पूरा एक्साइज से भी आपके पास उतना नहीं आ पाया, टोटल जो सब आना था। और सेंट्रल एड जो केंद्र से आनी चाहिए थी वो 24% आई है। अब सर हमारा तो आमदनी ही नहीं है। अब बताता हूं आपको, अब आमदनी नहीं है, प्लस हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार 1 लाख करोड़ कर दिया। ये कैसे हो पाएगा? एक पे बात करते हैं। 2 व्यक्ति हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। ठीक है, दोनों उधार लेते हैं, पर मिस्टर एक्स उधार लेके फॉरेन घूमने जाता है, मिस्टर वाई उधार लेके हायर स्टडीज करता है। राजस्थान मिस्टर वाई वाला प्रदेश है। उधारी लेके इधर उधर घूमने नहीं घूम रहे हैं, फॉरेन के वादियों में नहीं घूम रहे हैं, लोगों के एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, लोगों के लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार के सृजन पे खर्च कर रहे हैं, और सरकारी नौकरियां 1 लाख दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। दूसरा, आपने बात की जनरली, अदिति जी, जनरली आप कोई भी स्टेट देखेंगे तो जो लास्ट क्वार्टर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हैवी होता है। ओके। तो आपने कहा 19,000, 50,000, फिर भी मैं मानता हूं 5-10 हजार फिर भी अनयूटिलाइज रह सकता है। पर अदिति जी, इसको तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक व्यक्ति अनर्गल खर्च नहीं करता है। अभी खर्च करना तो बहुत इजी काम है अदिति जी, अभी टेंडर निकालें, खर्च कर दें, भाई भतीजों को टेंडर दे दें। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं। वो खर्च जब ही करते हैं जब उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी, उपयोगिता वहां पर स्थापित हो जाती है। तो 1 लाख करोड़ का कैपेक्स, और एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते एक बात बताता हूं, अगर हम 1 रुपया कैपिटल में विजेंद्र जी खर्च करते हैं तो जीडीपी पे 2.5 से 3 रुपए का इंपैक्ट आता है। 1 रुपया रेवेन्यू पे खर्च करते हैं तो जीडीपी में 1 रुपया ही इफेक्ट आता है, क्योंकि कैपेक्स में मल्टीप्लायर इंपैक्ट है। राजस्थान हैवी कैपेक्स बजट के साथ खड़ा है।
राजस्थान वही फॉर्मूले से काम कर रहा है। सेंट्रल में आपको बताऊं, अभी 1 तारीख को देश का बजट आया, 12,20,000 करोड़ का कैपेक्स का जो एलोकेशन हुआ। 2014 में कितना एलोकेशन था आपको याद होगा? 1.5 लाख करोड़ से 12,20,000 करोड़, मतलब लगभग 7.5-8 गुना वो राजस्थान कर रहा है। हैवी कैपेक्स, पर ऐसा नहीं कैपेक्स कर दिया है तो खर्च करूंगा ही क्योंकि मुझे तो सबकी तिजोरियां भरनी है, वो काम नहीं है यहाँ। नहीं, लेकिन गौरव साहब, क्योंकि जीएसडीपी के कंपैरेटिवली हम कर्जे की बात जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा 36% के आसपास अभी है। 2020 के आसपास उस वक्त की जीएसडीपी के हिसाब से वो 40% के आसपास था। तो मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूं क्योंकि हम उस स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिन एसेट्स की हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 2 चीजें हैं। या तो जो हम पैसा ले रहे हैं कर्जे का, उसको या तो हम सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करने में लगा रहे हैं, जो राजस्थान की इस वक्त बैकबोन है, जो 40% के आसपास पूरा जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज लगाने में खर्च कर रहे हैं। अब मेरा कंसर्न ये है कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ राजस्थान में जा भी रहे हैं, नहीं जा रहे हैं उस कैपेक्स के साथ, क्योंकि सर्विस सेक्टर को तो ग्रोथ करें। राइजिंग राजस्थान में 36 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू हुए, उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी के साथ कनेक्ट है। अभी इसको मैं सर्विस सेक्टर मानूं या इसको मैं इंडस्ट्री मानूं, क्योंकि इससे रोजगार सर्जन नहीं हो रहा है, तो हम उस कैपेक्स को किधर लगा रहे हैं राजस्थान में और कहां लगाना चाहिए? नहीं, जो आपने एनर्जी रिन्यूएबल की बात करी, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के इसमें एमओयूज हुए। ज्यादा क्यों है? हाँ, सिर्फ इस रिन्यूएबल सेक्टर में। हाँ। तो आपका ये कि सर्विस में जाएं कि मैन्युफैक्चर, राजस्थान का ग्रोथ का इंजन लार्ज कॉरपोरेट्स नहीं है, एमएसएमईज है। एमएसएमई कौन सी? जहां हम बैठे हैं जयपुर में, जहां बात कर रहे हैं, इसके सराउंडेड टेक्सटाइल की एमएसएमईज हैं। मैं जहां से आता हूं उदयपुर, उससे सराउंडेड हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की एमएसएमईज है। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर हैंडलूम की एमएसएमईज हैं। उस एमएसएमई को एक अच्छी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक बात कर रहा हूं, इफ यू अलाउ मी प्लीज, कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उससे हमारे प्रदेश के एमएसएमईज को झटका लगा था। Absolutely. और मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर 50% से 18% करके उसका क्या इम्पैक्ट है वो मैं बताऊंगा। जैसे मैं लकड़ी का काम करता हूं जोधपुर में और यूएस में पूरा एक्सपोर्ट करता हूं। 100 रुपये का ये जो काम है, ये मैं आज 3-4 दिन पहले तक 150 में जाता था, अब 118 में जाता है। कहीं आपके मन में भी सवाल होगा कि साहब गौरव जी, पहले तो ये 104 रुपये में ही जा रहा था, 103.5 रुपये में ही जा रहा था। पर पहले इस लकड़ी के काम में मेरे कंपटीटर कौन है? वियतनाम है। मेरे कंपटीटर कौन है? थाईलैंड है। थाईलैंड पर टैरिफ अमेरिका ने मेरे से ज्यादा लगा रखा है। इनडायरेक्टली मैसेज क्या है दुनिया को कि भारत के एमएसएमई मेरे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे देशों से। सर, ग्लास आधा भरा है या पूरा वाली बात है। आप इस एमएसएमई का मैं आंकड़ा बताना चाहती हूँ। पूरे देश में एमएसएमई में जो युवा है ना सर, वो 2 करोड़ से भी कम है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। पूरे देश में 2 करोड़, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हम एमएसएमई में के माध्यम से ही रोजगार की बात करते हैं, तो आप सोचिए जब पूरे देश में सिर्फ 2 करोड़ का आंकड़ा है। और दूसरा मैं एक चीज, अब इस बजट में ही आया है कि 30,000 यूथ को हम 10-10 लाख रुपए देंगे, तो बहुत कम अमाउंट है सर। जहां आप नौकरियों की बात करते हैं इतनी बड़ी संख्या की, उस हिसाब से तो आप सिर्फ 10-30,000 युवा। टोटल 12 लाख लोग एम्प्लॉयड है एमएसएमई सेक्टर में देश में, 12 लाख। उसमें आपने जो ये डाटा दिया है ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड क्यों है? मैं आपके डाटा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, आपका सोर्स सही है। उसमें क्या है कि जैसे मैं, ज्यादातर माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं ना, उसमें ओनर ही एम्प्लॉय होता है। जैसे मेरी एक छोटी सी हथौड़ा वेल्डिंग की एमएसएमई है, मैं ही ओनर हूं और मैं ही एम्प्लॉय हूं, और मैं अकेला आके सुबह दुकान में झाड़ू भी लगाता हूं, पोछा भी लगाता हूं, लाइटिंग की भी व्यवस्था करता हूं, तो वो लोग इसमें कवर नहीं हुए, इसलिए आपका आंकड़ा डिस्टॉर्टेड है। टोटल एमएसएमई में 12 करोड़ लोग एंगेज्ड हैं, और राजस्थान का जो मैन्युफैक्चर, बड़ा डिफरेंस है 2 करोड़ से 12 मैंने आपको बताया ना, 2 करोड़ डाटा आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यूथ एंटरप्रेन्योर है वो एम्प्लॉय के डाटा में नहीं आ रहा। और आप इस 30,000 यूथ को पैसे देने से एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश, ये तो एक स्कीम है। उसके साथ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे इक्विटी सपोर्ट के स्कीम अनाउंस हुई 12,000 करोड़ रुपए की, एमएसएमई को लिक्विडिटी सपोर्ट देने की स्कीम, और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम अनाउंस हुई जिसका बहुत मल्टीप्लायर इंपैक्ट है, कॉर्पोरेट मित्रा।
उसमें क्या होगा, एमएसएमई में एक बड़ी प्रॉब्लम बताता हूं। एमएसएमई का अर्थ है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो ज्यादातर स्कीम का पैसा है ना स्मॉल और मीडियम ले जाते हैं। अब मैं पाली में बैठ के माइक्रो का काम कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं पड़ता कि स्कीम आई कि नहीं, मैं स्कीम का फायदा ही नहीं ले पाता। मैं बालोतरा में बैठ के छोटा सा लकड़ी का कारीगरी का काम कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है। तो अब कॉर्पोरेट मित्रा एक स्कीम लॉन्च की गई है जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की हैंड होल्डिंग करेगी, ताकि एमएसएमई का पूरा फायदा सिर्फ एसएमई ना ले जाए, माइक्रो का भी नहीं। लेकिन यहां तो करो सर, फिर कंट्राडिक्शन हुआ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई जो 12 करोड़ का डाटा आप दे रहे हैं और अदिति 2 करोड़ बता रही है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें 10 करोड़ ऐसे हैं जो ऑनर हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं एम्प्लॉय के तौर पे। अदिति जी ने 2 करोड़ यंग का बताया, पूरा डाटा नहीं बताया। युवा यूथ की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई जो माइन्यूट है, जो हमारा मैक्रो है, उस तक पैसा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हमने क्या मैकेनिज्म इस बजट में किया? मैंने बताया ना आपको कि माइक्रो का पैसा नहीं जा रहा, ऐसा नहीं बोला। मतलब उनको मिल नहीं रहा है, उसको योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। मेजर शेयर ऑफ द पाई एसएमई ले जाते हैं। तो एक स्कीम लॉन्च की कॉर्पोरेट मित्रा, जो एक व्यक्ति होंगे डेजिग्नेटेड, वो छोटे एंटरप्रीनियर्स को एमएसएमई की जो स्कीम्स है उसका फायदा दिलवाने में उनकी मदद करेंगे एट द ग्राउंड लेवल। तो ये एक एमएसएमई का मॉडल है, और मैं ऐसा मानता हूं, एज ए इकोनॉमिस्ट बोल रहा हूं ये, विदाउट वियरिंग एनी पार्टी हैट राइट नाउ, एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ राजस्थान इकोनॉमी एंड एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल सर। अब सर एक चीज हेल्थ सेक्टर में, हालांकि बहुत सारे सवाल हैं हेल्थ सेक्टर में, जैसे आईपीडीए, जेके लॉन। मुझे हेल्थ सेक्टर पढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, हेल्थ सेक्टर पढ़ के लगा कि सिर्फ जयपुर ही है क्या सर, पूरा राजस्थान कवर नहीं हुआ। सिर्फ आप जयपुर के बाहर क्या जिले में किसी अस्पताल या कोई मेडिकल कॉलेज, इस सब की तो कोई घोषणा नहीं हुई सर। नहीं, मेडिकल कॉलेजेस तो देखो राजस्थान में ऑलरेडी हर जिले के अंदर मोटा मोटी हर जिले में है। 2-3 जिले जो नए बने उसमें अभी शायद नहीं चल रहे हो, मेरे को इसके बाद, पर मोटा मोटी मेरे को पता है कि हर जिले में। पर नई नई फैसिलिटी खोलने की बात बजट में की गई है, नए डिपार्टमेंट्स खोलने की बात दूसरे जिलों में की गई है। रही बात जेकेलॉन की, आपने जो एग्जाम्पल दिया, या एसएमएस का, आपने एक एसएमएस में भी एक बड़ी घोषणा हुई। देखिए, क्या एम्स दिल्ली में ही क्यों हम पैसा लगाएं, क्यों जोधपुर में अस्पताल या उदयपुर में अस्पताल? देखिए, जो बड़ी बीमारियां होती है, ये हमारी एक हमारा सिस्टम है कि मान लो किसी को बड़ी बीमारी हो गई बालोतरा में, तो क्या करेगा? जयपुर ही आएगा, सीधा आएगा जयपुर, दिखाएगा। छोटी बीमारी अप टू एक लेवल तक है वो बालोतरा, उससे बड़ी हुई तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या डिविजनल हेडक्वार्टर जाएगा, उससे बड़ी हुई तो वो जयपुर आएगा। वो भी यहाँ पे भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो वो आगे दिल्ली एम्स में जाता। ये हमारा एक प्रोसेस है। तो आपका ये कहना कि सिर्फ जयपुर नहीं, हमने इस डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सुदृढ़ करने का काम किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ और बड़े फक्र से बता रहा हूँ, राजस्थान का स्टेट हाईवे की जो एफिशिएंसी है वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब राजस्थान के स्टेट हाईवे पे आप गाड़ी चलानी नहीं चाहिए पर आप तेज गाड़ी चला सकते हो। दूसरे कोई स्टेट में ये सुविधा नहीं है, सिर्फ 8 लेन हाईवे में ये सुविधा है। पर एक ऐसी समस्या आ रही थी और कई एनजीओज, कई जो लोग इस पे काम करते हैं कि साहब किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उसको इमीडिएट उपचार, इतनी छोटी माइन्यूट डिटेल को भी भजन लाल जी ने अपने बजट में इंक्लूड किया है कि भाई जो इस तरह के लोग हैं जिनकी सड़क हादसों में लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, उनको इमीडिएट राहत, ये एक बहुत। पर सर ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं होता किसी इसकी वजह भी है भाई, क्योंकि देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल देश में सबसे ज्यादा, बिल्कुल, और पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। बिल्कुल। अब आप ऐसे ऐसे इलाके में चले जाइए जहां 25-25 किलोमीटर तक कोई कस्बा ही नहीं है, तो आप दौड़ा सकते हैं और वहां रोड खराब नहीं होते, और ये एक अच्छी चीज है तो ये एक लेकिन सर मैं छोटी बजट को समझ रहे हैं, ये सेंसिटिविटी दिखाता है सरकार। मैं एक बार बजट का, क्योंकि हम बजट को जिक्र कर रहे हैं, मैं 3 सेक्टर का जिक्र करता हूं सर। एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो 28 से 30% की अपनी पार्टिसिपेशन दिखाता है और उसको बजट में मिलता है 4 से 5%। दूसरा है मेडिकल सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, वहां से पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां उत्तर भारत का सबसे ज्यादा 8.4% पिछले बजट में मिलता है।
जिसके अलावा शायद अगर गलत नहीं तो हिमाचल को 11% के आसपास था, उसके बाद सेकंड हम थे। तीसरा है इसमें एजुकेशन सेक्टर सर, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर जिसको हम बैकबोन मान रहे हैं, जितना वो पार्टिसिपेट करता है उसके कंपैरेटिवली हम कम खर्च करते हैं। अब एक एक पे बात मेरा कंसर्न ये है कि सर जितना पार्टिसिपेशन है क्या उसके हिसाब से बजट एलोकेशन हो सकता है? नहीं मैं थोड़ा सा विजयन जी आपकी बात में थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ जी। टोटल एग्रीकल्चर बजट इस राजस्थान के बजट में 1,19,408 रुपए हैं इस बार के बजट। नहीं, 1,19,408 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो ये कि 4% इज फैक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट। 1,19,408 करोड़ इज द कृषि बजट ऑफ राजस्थान। 1.19 लाख करोड़ इज द एग्रीकल्चर बजट ऑफ राजस्थान। तो एग्रीकल्चर तो हमारी प्रायोरिटी थी, अभी भी है, भले वो इरिगेशन हो, भले वो ईआरसीपी की योजना हो, उसको और आगे सुदृढ़ बजट की कमी से चीजें स्लो डाउन नहीं हो, उसकी व्यवस्था आज के फाइनेंशियल जो राजस्थान के बजट में की गई। अब टूरिज्म की आपने बात की, ये बड़ा सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं भी ये मानता हूं, आज मैं भी आपके सामने स्वीकार करता हूं कि टूरिज्म में जितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ताकत है वो यूटिलाइज नहीं होती, और विशेषकर राजस्थान जो कि हेरिटेज टूरिज्म का दुनिया का हब बन सकता है। और मैं अदिति आपको बताऊं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है बिल्कुल। और जबरदस्त। अदिति मैं आपको बताऊं, मैं उदयपुर से आता हूं, मतलब मैं उदयपुर में कम से कम 50 ऐसे टूरिस्ट गाइड्स को जानता हूं जो स्पेनिश, फ्रेंच वहां के लोगों से अच्छी बोल सकते हैं, और मुझे फक्र है उन लोगों पे। आई एम प्राउड ऑफ देम, और मैं खुद उनसे सीखता हूं एक आध वर्ड जब भी मिलता हूं कि यार स्पेनिश में राम राम को क्या कहते हैं। तो और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस बहुत हैं तो जो यूनियन बजट बना और जो आज का बजट है, यूनियन बजट में क्या हुआ, गाइड्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। और कौन कराएगा ट्रेनिंग अदिति? आईआईएम्स ऑलरेडी चालू हो चुकी है। आईआईएम नागपुर, आईआईएम इंदौर ने ऑलरेडी ट्रेनिंग अनाउंस कर चुके हैं गाइड्स के लिए। तो ये टूरिज्म सेक्टर है, वो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, मैं मानता हूं। और टूरिज्म सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो जबरदस्त है। और मैं जिस शहर से आता हूं उसकी तो इकोनॉमी टूरिज्म से चल रही है। टूरिज्म और माइनिंग पे भी मैं बात करूंगा। आज के बजट में माइनिंग में बड़े इंटरेस्टिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। मुझे भी सर अरावली समझना है, पहले पर नहीं। तो ये टूरिज्म सेक्टर को आज के बजट में और यूनियन बजट ने इग्नोर नहीं किया, ताकत देने की बात कही गई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मतलब उनका अगर वन ऑफ द फेवरेट कोई सेक्टर है जिसमें उनको लगता है इमेंस पोटेंशियल है इस पे काम, वो टूरिज्म सेक्टर। रेवेन्यू जनरेशन बहुत जबरदस्त हो सकता है टेंपल टूरिज्म से, इससे उससे तमाम टेंपल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म। यहाँ आने से पहले मैं टूरिज्म सेक्टर के कुछ विद्वान लोगों से बात कर रहा था यहाँ आने से पहले, उन्होंने कई मुझे सुझाव दिए, जैसे सर वीज़ा फ्री ट्रैवल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कुछ बातें हैं। और इस सेक्टर में अपार संभावनाएं, हमें और बहुत चीज़ें करनी है, पर हमने इस डायरेक्शन में कदम उठा लिया है। एक विजयन जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात एजुकेशन को लेकर कही थी, शिक्षा को लेकर। मैं एक समझना चाहती हूँ, जैसे स्कूलों की जब छतें गिरी, तमाम चीज़ें हुई, और कोर्ट ने एक एफिडेविट मांगा कि भाई क्यों हो रहा है, तो खर्च का जिक्र आया। तो सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया या सरकार की तरफ से कहा गया कि 20,000 करोड़ पैसा चाहिए मरम्मत के लिए। ये सरकार का ही आंकड़ा है जो एफिडेविट में दिया गया, लेकिन 5,000 करोड़ का प्रावधान इस बार बजट में दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने बात भी उठाई। तो एजुकेशन, स्कूल की बिल्डिंग, सुरक्षा बच्चों की, ये तो एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इंपॉर्टेंट, पर एजुकेशन में क्या नवाचार किए गए हमने शायद उसको इग्नोर कर दिया। हाँ, लेकिन एक ये बड़ा मैं इस पे भी बात करूंगा। मैं आपके सवाल को इसको रिलेवेंट मानता हूं, इट इज नॉट इरेलेवेंट क्वेश्चन। सीएम राइज स्कूल्स, 400 सीएम राइज स्कूल्स, 1,000 करोड़ उसके लिए एलोकेट हुए। ये 400 स्कूल, नंबर 400 है अदिति, पर आप सोचो कि मैं अगर बिलाड़ा में पढ़ता हूं और मेरी एम्बिशन है एआई में अपना कैरियर बनाने का, और मुझे प्रॉपर टीचर से हैंड होल्डिंग चाहिए, और मेरे पिता किसान हैं, और मैं बड़े शहर में आके नहीं पढ़ सकता, और सीएम राइज बिलाड़ा में खुल जाए अदिति, तो मेरा तो कैरियर
मैं बन जाए। गोगुंदा में पढ़ता हूँ, मैं खैरवाड़ा में पढ़ता हूँ, मैं रामगढ़ में पढ़ता हूँ, ये स्कूलें यहाँ खुलेगी, ये इन बच्चों के एस्पिरेशंस को पूरा करेगी। और मैं इससे इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं जीवन भर छोटे टाउन में पढ़ के आया हूँ अदिति। मुझे पता है इन स्कूलों में ये स्कूल लोगों के जीवन को चेंज कर सकती है। और मैं इस सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ क्योंकि मेरा मानना है अदिति, अगर आपको जीवन में किसी गवर्नमेंट किसी का कुछ सबसे ज़्यादा भला कर सकती है तो वो जेन एक्स को, जेन जी को, जेन वाई को अच्छी एजुकेशन दे सकती है। एजुकेशन की मुझे जरूरत है, ट्रेंड शिक्षक भी प्रोवाइड कराए। तो ये सीएम राइज की एक बात करी। फिर दिक्कत ही है कि आप आगे बढ़िएगा। एक मिनट और, हाँ, बोलिए। एआई एनेबल्ड लैब्स 1000 स्कूलों में। लेकिन गौरव सर दिक्कत ये है आप कि भाई, पहले मेरे को इस हाँ, बात का जवाब दीजिए क्योंकि आप अक्सर पढ़ते रहते हैं खबर। बीच में अभी अशोक गहलोत सरकार के बाद जब नई हमारे भाजपा की सरकार आई, नई सरकार, तब ये कहा गया कि बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल पास पास के बंद कर दें। क्यों? क्योंकि पढ़ने बच्चे नहीं आ रहे। अब आप कह रहे हैं कि बलाड़ा में एआई लैब्स खुलेंगी। मेरा कंसर्न तो इससे भी आ गया कि भाई अभी जो सरकारी स्कूल है गौरव सर, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। तो मैं उसके लिए तो अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन अभी तक तो हमारे पास साइंस के, मैथ के यही टीचर हमारे पास पूरे नहीं हो पा रहे हैं हर स्कूल के अंदर। और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ही कह रहा हूं, उसके अलावा जिन इमारतों का जिक्र हम कर रहे हैं, आप सोचिए क्या आंकड़ा है। आंकड़ा है कि 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत, मैं राजस्थान के आज के बजट की बात कर रहा हूं, 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ खर्च होंगे। मतलब मैं मानकर चल रहा हूं 2500 स्कूल तो इस स्थिति में जिनको मरम्मत की जरूरत है। इसके अलावा 450 करोड़ उनके लिए खर्च होंगे जो जर्जर हो चुके हैं स्कूल, यानी कि जिनके अंदर तो पढ़ ही नहीं रहा है बच्चा, बाहर पढ़ रहा है। इन सबके बीच में एआई को लेकर आना, और उसमें भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मैं मान सकता हूं 1-2 इस साल शुरू हो जाएंगे। आपको लग रहा है 400 के 400 इस साल शुरू हो जाएंगे। एक पे बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। आपने इंग्लिश मीडियम और सीएम राइज का कंपैरिजन किया। देखिए मैं यहाँ पे भाषाई इश्यू में नहीं, मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे को लगता है मेरी सबसे बड़ी ताकत वही है आज के समय। हम भी सर हिंदी माध्यम से, और आपके कई व्यूअर्स जो है, बिल्कुल। और मैं अंग्रेजी माध्यम वालों का भी सम्मान करता हूँ, मैं उनको ये नहीं कहता वो कम आता है। पर जब मैं सीएम राइज बोलता हूँ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डजंट मीन दैट इट इज़ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसा इन्होंने फरमाया, गुड फिजिक्स टीचर, गुड केमिस्ट्री टीचर, गुड पॉलिटिकल साइंस टीचर, गुड संस्कृत टीचर, गुड मैथमेटिक्स टीचर। और ये पूछ रहे हैं स्कूल में टीचर्स नहीं, 1 लाख भर्तियां इसीलिए तो कर रहे हैं, अच्छे लोगों को भर्ती कर रहे हैं। 1 लाख भर्तियों में अच्छे पीजी टीचर्स की भी भर्तियां हैं, अच्छे सेकंड ग्रेड टीचर्स की भी। और वो लोग मैं देखता हूं कई जो पीजी टीचर्स हैं उनका ज्ञान, जैसे इकोनॉमिक्स के कई पीजी टीचर मुझे अन्ना ऐसी यूं ही फोन कर देते हैं, मेरा फोन नंबर इंटरनेट पे मिल जाता है उनको, कई तो बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं उनके अर्थशास्त्र पे समझ। छोटे छोटे कॉलेज हो, जिसे अभी मैंने एक छोटा सा अनुभव साझा करना चाहूँगा। महीना भर पहले नवलगढ़ का एक पीजी टीचर इकोनॉमिक्स का मेरे को फ़ोन किया और उसकी आर्थिक समझ देख के मुझे मतलब आश्चर्यचकित हो गया। तो आप ये मत कहिए टीचर्स मान लो अभी नहीं है, तो वी आर रिक्रूटिंग फॉर दैट। लेकिन सर इसमें एक और चीज आपने, मैं पूरा जिक्र नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे, -40 बहुत ट्रेंड किया था और वो सरकारी सिस्टम का ही हिस्सा है। अब -40 के साथ आप कैसे चल सकते हैं? देखिए मैं अभी वो इश्यूज पे अपन ना जाएं, मैं भी नहीं उसको सीधा बोल रहा हूं। फिर मैं एआई पे बात करता हूं क्योंकि एआई एक इश्यू आपने कहा। देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, आप अगर उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे देन हाउ यू विल गेट द एक्सपर्ट। आज जैसे एआई के डीप टेक के रिसर्च पे पैसे एलोकेट किए गए, तो एक डीप टेक वाला एक आदमी मुझे अभी मिला दी थी और बोला सर पैसे इनसफिशिएंट है। तो मैंने उसको ये कहा कि देर आर 2 ऑप्शंस, कि नो एलोकेशन और लिटिल बिट लेस एलोकेशन। व्हाट डू यू से? एटलीस्ट कुछ साइकिल में हिलेगी तो सही, और अगर साइकिल हिलना चालू हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो सपोर्टिंग एआई। इट्स नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग एआई। मैं जितनी बार मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिला, मैं आपको सच बता रहा हूं, हर बार उन्होंने कहा कि किस तरह राजस्थान को देश का एआई, एमएल और क्वांटम कंप्यूटिंग का हब बनाए। ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे से हर विजिट में पूछा है। तो दैट इज, मतलब ये जरूरी नहीं अब आप कहो तो हम डेटा सेंटर की भी बात करेंगे, भाई जयपुर को डेटा सेंटर का हब बनाएंगे, तो ये कब तक करेंगे फिर हम? बिल्कुल करेंगे हम आपको, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नॉर्थ इंडिया का बैंगलोर जयपुर बनेगा, और बनेगा। मैं 5 वर्षीय योजना भी नहीं बोल रहा हूं,
आई एम कंफर्मिंग दैट इन नेक्स्ट 2 years नॉर्थ इंडिया का बैंगलोर और हैदराबाद जिस तरह वहाँ पे आईटी की, एआई की, क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनीज वहाँ पे जा रही है, जयपुर में वो पोटेंशियल है। जयपुर के पास जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो देश के दूसरे शहरों से बहुत बेहतर है। सर एक आपने बताया, मैं अंत में आपसे ये भी पूछूंगी कि हेडलाइन क्या है सर एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले मेरे 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले एक बजट से, एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है एग्रीकल्चर से। बजट से सवाल ये है कि ये मैं आपसे समझना चाहती हूं कि 51,000 करोड़ ऑफलाइन बजटिंग की है। ऑफलाइन बजटिंग हम किस पैसा लेते हैं? कॉरपोरेट से, कमीशन से। अब 16 फाइनेंस कमीशन ये कहता है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड स्ट्रिक्टली डिसकंटिन्यूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ बजट बोरोइंग। they are technically saying आप डिसकंटिन्यू करें ये प्रैक्टिस, आप नहीं कर सकते। फिर हम ये ले रहे हैं और पीकेसी का पैसा भी हमने ऑफलाइन बजटिंग से ही किया, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। नहीं, ऑफलाइन बजटिंग एंड ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग में टेक्निकली अंतर है। ऑफ बैलेंस शीट जिसको आप 16th फाइनेंस कमीशन का जो आपने बोला जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, मैं मान रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, मैं उसके क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, पर उन्होंने ये कहा कि आप अपनी गारंटी देके पैसा, जिसको ऑफ बैलेंस शीट, स्टेट्स अपनी गारंटी पे पैसा उठा लेती। ये जो ऑफ बजटिंग है ये गारंटी पे पैसा उठाना नहीं हुआ, तो ये दैट इज ओके विद एज फार एज द फाइनेंस कमीशन इफ इट गोज विद द गारंटी। फिर आपका एक सवाल और था जो आपने पहले पूछा था, पर अभी मेरे को वापस याद आया कि आपने कहा कि जीएसटी का जो डिवोल्यूशन का कुछ पैसा, पुनः मैं यहाँ पर एकदम क्लियर कर दूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन एनी स्टेट, भले किसी भी प्रदेश में कोई भी पार्टी की कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का उनके हक का पैसे में 1 पैसा भी रोका ना जाए। ये इंस्ट्रक्शन है। क्यों? उसका कारण बता रहा हूं सर। कितने महीने ना रोका जाए? उसका कारण 2-3-4 महीने लगते हैं उसमें डिवोल्यूशन में। उसका कारण बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर एट सेवरल ओकेजन्स हैड यूज्ड वन कमेंट, विकसित राज्यों से ही विकसित भारत बन सकता है। विकसित राजस्थान से ही विकसित भारत की सड़क जाएगी, विकसित गुजरात से विकसित भारत की, विकसित केरल से विकसित भारत की, विकसित बंगाल से विकसित भारत की सड़क जाती है। और आज के बजट में ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने कई बार ये शब्द का प्रयोग किया, विकसित राजस्थान से विकसित भारत की ओर। सर अब किसान का एक आखिरी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, विजेंद्र जी आप भी इसमें शायद मुझे लगता है, आप जिस जगह से आते हैं खास तौर पे वहाँ के किसानों के लिए हमने यूएस ट्रीटी कर ली, अब मक्का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट राजस्थान से होगा सर इसमें एग्रीकल्चर में। जेम्स ज्वेलरी की बात अभी विजेंद्र जी आपसे करेंगे। मक्का ड्राइड फॉर्म में जो भी है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, अल्टीमेटली यहाँ के किसानों को इम्पैक्ट होगा। सोया कह रहे हैं हम सोया नहीं लेंगे, हम सोया का तेल ले रहे हैं। तो सर ऐसे में तो आप ही के इलाकों के और राजस्थान के किसान सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड। अभी जब हम बात कर रहे थे इससे आधा घंटा पहले, जब मैं आपसे बात करना शुरू किया उससे मात्र आधा घंटा पहले यूएस ने पल्सेस को हटा दिया। और मक्का और मैं उस पर भी आ रहा हूँ, और मैं एक चीज दावे के साथ पल्सेस आउट हो गई, पूरी जिम्मेवारी से एक बात आपके सामने बोल के जा रहा हूं। भारत के अन्नदाताओं, भारत के डेयरी उद्योग और भारत के मछुआरे साथियों के इंटरेस्ट के साथ 0.00001% भी कॉम्प्रोमाइज कोई दुनिया की ट्रेड डील से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिसको जो भ्रम फैलाना है वो फैलाता रहे, पर देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज एज फार एज द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स आर कंसर्न। मक्का हो, सोयाबीन हो, पल्सेस हो, गेहूं हो, धान हो, चावल हो, कुछ भी हो, किसानों के इंटरेस्ट के साथ दुनिया की कोई ट्रेड डील में
भारत के किसानों के इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, भले ही वो अमेरिका के साथ हो, भले ही वो ईयू के साथ हो, भले ही वो यूके के साथ हुई हो, भले ही वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ हुई हो, भले ही वो ओमान के साथ हुई, कोई पे भी कोई और भी, भले ही हम रशिया नहीं से करें। तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, ये भी कंफर्म। ये भी आपको बता देता हूं, बिल्कुल क्लियरली इस पे एकदम क्लैरिटी से बात करूंगा। भारत अपने ऊर्जा की जरूरतों में विविधता लाता है, ठीक, और लाता रहेगा। ठीक। फॉर अस द इंटरेस्ट ऑफ आवर सिटीजन, 144 करोड़ देशवासियों का इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पायोनियर है, और उनको किस तरह सबसे सस्ता कच्चा तेल मिले ताकि सबसे सस्ता पेट्रोल देशवासियों की गाड़ियों में जाए, इसके लिए सर, हम सस्ता तो प्रतिबद्ध। नहीं जा रहा है सर, विद ड्यू सर रिस्पेक्ट, इतना सस्ता तो पैसा नहीं जा बचाया रहा आपने है, रशिया तेल खरीद के, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। सस्ता नहीं हुआ। और यहाँ तो हम वैट भी भरते हैं सर, हम पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पैसा देते हैं सर यहाँ पेट्रोल डीजल पे। मुझे है इस बात का इल्म। बिल्कुल। अब सर, कुछ सवाल हैं अदिति। एक इतना सा रिफॉर्मेटिव जो आपका बजट है, लास्ट में विजयन जी के सवाल के बाद आप ये बता के जाइएगा कि पंच लाइन क्या है इस बजट की, लेकिन विजयन जी पहले आप पंच लाइन ही बताइए सर। देखिए 3S, और मैं चाहूंगा अदिति जी कि फर्स्ट इंडिया ये 3S जरूर चलाए। बजट विथ स्केल, बजट विथ स्टेबिलिटी एंड बजट विथ सोशल कमिटमेंट। स्केल वाला बजट, स्केल वाला क्यों? 21.5 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था का आकार। स्टेबिलिटी वाला क्यों? क्योंकि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर का 71% हम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। और सोशल कमिटमेंट वाला क्यों? हेल्थ, एजुकेशन, कृषि पे स्कीम दर स्कीम, एलोकेशन दर एलोकेशन, कैपेक्स, एलोकेशन दर एलोकेशन। तो 3S, स्केल, स्टेबिलिटी और सोशल कमिटमेंट। अब सर मेरे थोड़े से रैपिड स्टाइल में आपसे सवाल, मैं चाहूंगा कि आप 2-2, 4-4 शब्दों के साथ उनका जवाब दें। पहला सवाल, 36% का अगर हमारे पास कर्जा है उसको हम कैसे ग्रेजुअली कम कर सकते हैं? वो हो जाएगा, कितने साल? वो हो जाएगा, पर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट आपको कह रहा हूं कर्जे से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग इंपॉर्टेंट है। मैं कर्जा लेके विदेश नहीं घूम रहा हूं, मैं कर्जा लेके एसेट्स से स्कूल कॉलेज खोल जिन रहा हूं। एसेट्स पे हम खर्च कर रहे हो कितने साल में हमें वापस रिवर्ट करना शुरू? वो हमें कैपेक्स 2.5 से 3 गुना मल्टीप्लायर देता है 2 से 3 साल के अंदर। हमारा जीएसटी कलेक्शन इस बार जो वहां सेंटर से मिला वो 96,000 करोड़ के आसपास था, पिछले साल के मुकाबले 6600 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर उसको हम परसेंटेज में देखेंगे 0.2% कम था, वो क्यों है? जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन हुआ तो थोड़ी चीजों को स्टेबल होने में कुछ समय लग गया, क्योंकि इतनी भयंकर जीएसटी में छूट हुई धनतेरस के बाद कि हर वस्तु जो आप में और आपके व्यूअर्स यूज करते हैं उसकी कीमतों में 10 से 15% की कमी आई। 4 ट्रिलियन की सपना दिखाया जा रहा है 2047 के लिए। उसके लिए हमें पर ईयर कितने % की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा राजस्थान को सर? 12 कौन से सेक्टर है जिनमें इसको 12 से 13% की मैथमेटिकल ग्रोथ चाहिए उसके लिए, ये आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँ। और सेक्टर्स जो है मैं पुनः कहूँगा, एग्रीकल्चर तो राजस्थान का बैकबोन है ही, पर सर्विस इंडस्ट्री में टूरिज्म सेक्टर विच कैन जनरेट फॉरेन एक्सचेंज, विच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तीसरा सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग, जो राजस्थान में की इस मिट्टी में, और मैं पूरी जिम्मेवारी से एक बात कहता हूँ, राजस्थान की मिट्टी में ऐसा कोई खनिज नहीं है दुनिया का जो इस मिट्टी में नहीं है। सोना, चांदी, जस्ता, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, मतलब संगमरमर, पत्थर। तो मैं ये कह रहा हूं कि माइनिंग विथ एनवायरमेंट। हम इतना पीछे क्यों रहते हैं सर? हम पेट्रोकेमिकल में अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। पीछे रह रहे हैं सर, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी को हम अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में कौन सा राज्य है जिसकी जीएसडीपी 41.5% ग्रो करी 3 साल में? एक भी नहीं है। राजस्थान जीएसडीपी ग्रोथ इन लास्ट 3 ईयर इज हाईएस्ट। ये स्किप हो गया था सवाल सर, इन द ये लास्ट स्किप हो गया था, इन द लास्ट 3 ये ईयर्स स्किप हो गया था सर। लेकिन हमारा बजट 7% से बढ़ रहा है, ये कैसे अरे पॉसिबल भाई है सर? कैसे बजट एक्सपेंड, जीएसडीपी मैंने आपको बताया 1 रुपया कैपेक्स 2.5 से 3 रुपए का मल्टीप्लायर करता है। ठीक है। तो जिस रेट से बजट बढ़े जरूरी नहीं है जीएसडीपी उसी सर रेट और से। लास्ट, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, अरावली के आसपास दीवार खड़ी करने की बात होती है सर, ये कैसा आपको सुनने में भी कैसा लगता है कि अरावली के आसपास उसके संरक्षण के लिए दीवारें खड़ी होंगी और 1 लाख करोड़ कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे? देखिए सर उसमें तो फॉसिल है सर। मैं एनवायरमेंटल को जितना मैं समझता हूं उस हिसाब से आपका उत्तर दूंगा।
अरावली हमारे लिए माता के समान है, इसीलिए। उसका सम्मान हर राजस्थान वासी और ना केवल राजस्थान में हरियाणा वासी भी इंक्लूड करता हूँ, गुजरात वासी को भी इंक्लूड करता हूँ, दिल्ली वासी को भी इंक्लूड करता हूँ। और अरावली में किसी भी तरह की जो अवैध इलीगल माइनिंग पहले होती रही है उसको रोकने का काम हमने किया है। आज पुनः इस मौके पे कहना चाहता हूं, हम अरावली में किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप, छेड़खाड़ी, माइनिंग इलीगल नहीं होने देंगे। माइनिंग जो हो रही है अभी, जो 0.1%, 0.05% जो लैंड के जहां पे हो रही है, वहां पे भी सस्टेनेबल माइनिंग इज द कमिटमेंट ऑफ आवर ठीक है सर, गवर्नमेंट। प्रोग्राम क्लोज करते हैं क्योंकि बजट पे हम प्रोग्राम करें। 10 में से कितने नंबर देंगे सर अपने बजट को? देखिए, मैं नंबर दूंगा तो मैं तो इस बजट को आप अर्थशास्त्री हैं सर। हाँ, मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा, और 2 क्यों नहीं दे रहा हूं वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। मैं एक मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक कॉन्सेप्ट है म्युनिसिपल बॉन्ड्स का, ओके, कि हर म्युनिसिपैलिटी अपने बॉन्ड्स इश्यू करे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा इकट्ठा करके डेवलपमेंट करे। ठीक है। सारे राज्यों में बड़ी म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी इस बजट में उस पे एक पॉलिसी आए, इसलिए मैंने उसके 1.5 नंबर कम। आपने पूरा बजट पढ़ा है सर। अगले साल जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे होंगे और पिछले साल का कंक्लूजन निकाल रहे होंगे, कितने % आपको लग रहा है घोषणाएं पूरी हो जाएंगी? 100%। हम 25 लाख करोड़ की बात कर रहे होंगे, आज 21.5 लाख करोड़ की कर रहे हैं। अगले साल हम राजस्थान की इकोनॉमी का क्वार्टर जो लाख करोड़ रुपए का जश्न मना रहे होंगे, आप, मैं और अदिति। शुक्रिया गौरव सर हमारे साथ, क्योंकि तीखे सवाल पूछने का मजा भी उनसे आते हैं जो स्पष्टता के साथ उनके जवाब देते हैं। और गौरव सर, हमने बेबाकी से आपसे हर सवाल पूछने की कोशिश की, आप जिस तरीके से उनका जवाब दे सकते थे आपने दिया। अदिति ने आपसे सवाल पूछे, उनके भी जवाब दिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। जो घोषणाएं की गई हैं, जब अगले साल हम उनसे बात कर रहे होंगे वो पूरी हो चुकी है। ये बतौर राजस्थानी हम भी उम्मीद करते हैं कि जो घोषणाएं हों पूरी हों, क्योंकि जनता उसी की उम्मीद करती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।